आरुषि तलवार और हेमराज मर्डर केस। आरुषि हेमराज मर्डर मिस्ट्री दुनिया की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री है। आरुषि हेमराज हत्याकांड के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। यह दुनिया की सबसे उलझी हुई और सबसे रहस्यमय मर्डर मिस्ट्रियों में से एक है। जब आरुषि और हेमराज की हत्या की खबर आई थी, तब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की और क्यों की है। गजब की बात तो यह है कि सालों बीत गए, दर्जनों पुलिस और सीबीआई की दो टीमें भी जांच करके चली गई। सालों तक मामला अदालत में भी चला, मगर आज भी सवाल वही है कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की और क्यों की थी। इस केस की जितनी गहराई से जांच की गई, उतनी ही नई कहानी निकलकर सामने आती गई और केस उलझता गया। सालों बाद भले ही सवाल वही हैं, मगर इन सवालों के जवाब तलाशने के दौरान कई ऐसे पहलुओं से आमना सामना होता है जो कहीं ना कहीं इस सवाल के आधे अधूरे ही सही मगर जवाब देते हैं। आखिर क्या है आरुषि हेमराज हत्याकांड की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। हर छोटी से छोटी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। साथ साथ आरुषि और हेमराज की हत्या के उन संभावित कर्म के बारे में भी बताएंगे जो या तो बनाई गई या फिर अलग अलग जांच एजेंसियों द्वारा बताई गई। हम कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। आरुषि हेमराज हत्याकांड नोएडा के सेक्टर 25 में स्थित जलवायु अपार्टमेंट के मकान नंबर 132 में घटित हुई थी। यह घर डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार के नाम था। डॉक्टर राजेश तलवार एक डेंटिस्ट थे जो अपनी पर्सनल क्लिनिक चलाने के साथ साथ अस्पताल में भी काम करते थे। आरुषि तलवार राजेश और नुपुर तलवार की इकलौती संतान थी। आरुषि की उम्र हत्या के समय करीब 14 साल की थी। इसके अलावा परिवार का एक घरेलू नौकर भी था जिसका नाम हेमराज था। हेमराज मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था। हर दिन की तरह 15 मई 2008 को भी आरुषि तलवार सुबह 6 बजे उठ गई और स्कूल जाने की तैयारी में लग गई। हेमराज आरुषि के लिए नाश्ता बनाने में लग गया, जबकि नुपुर आरुषि को तैयार होने में मदद करने लगी। 15 मई को आरुषि जल्द से जल्द स्कूल पहुंचना चाह रही थी, क्योंकि 16 मई के बाद स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी। वैसे तो आरुषि का जन्मदिन 24 मई को आता था, मगर उसने 16 मई को ही बर्थडे सेलिब्रेट करने का फैसला किया था ताकि उसके दोस्त भी बर्थडे में शामिल हो सके। आरुषि के स्कूल जाने के बाद आरुषि के माता पिता यानी राजेश तलवार और नुपुर तलवार भी अपने अपने काम के लिए निकल गए और फिर सभी शाम में ही घर में एक साथ जमा हुए। रात के लगभग 10 बजे राजेश, नुपुर और आरुषि ने एक साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद ये सभी अपने अपने कमरों में चले गए। हालांकि थोड़ी देर बाद ही राजेश और नुपुर तलवार अपनी बेटी के कमरे में गए और थोड़ी देर 16 मई को आयोजित होने वाली बर्थडे पार्टी के बारे में चर्चा करने लगे। साथ ही सरप्राइज के तौर पर जन्मदिन से पहले ही बेटी को एक डिजिटल कैमरा गिफ्ट किया। वैसे तो राजेश यह कैमरा अपनी बेटी को 24 मई यानी आरुषि के असल बर्थडे के दिन देना चाहते थे, मगर नुपुर ने राजेश को उसी रात बेटी को यह कैमरा सरप्राइज के तौर पर देने के लिए कहा। कैमरा मिलते ही आरुषि ने एक के बाद एक कई सारी तस्वीरें खींची। उसने अपने इस डिजिटल कैमरे से आखिरी फ़ोटो 10:10 पर खींची थी। आरुषि ने इस दौरान अपनी तस्वीरें लेने के साथ साथ अपने माता पिता की भी कई सारी तस्वीरें खींची। बेटी को कैमरा गिफ्ट करने के बाद राजेश तलवार अपने कमरे में चले गए, जबकि आरुषि भी कैमरे को साइड में रखकर सोने चली गई। इसी बीच 11 बजे के आसपास राजेश तलवार ने अपनी पत्नी नुपुर को आरुषि के कमरे में रखे इंटरनेट राउटर को ऑन करने के लिए कहा। जब नुपुर आरुषि के कमरे में राउटर ऑन करने के लिए गई तो उसी समय आरुषि एक नोवेल पढ़ रही थी। आरुषि पढ़ने में लगी रही, जबकि नुपुर चुपचाप कमरे में रखे राउटर को ऑन करके बाहर निकल गई। जांच के अनुसार राजेश ने रात में आखिरी बार 12:08 पर इंटरनेट उपयोग किया था और फिर सो गया। नुपुर और राजेश के कमरे से बिल्कुल साथ लगा हुआ ही आरुषि का कमरा था। इसके अलावा इस घर में एक और व्यक्ति रहता था और वह था घर का नौकर हेमराज। हेमराज का कमरा घर के अगले हिस्से में था। हेमराज का कमरा ऐसा था जिसमें घर के बाहर से भी जाया जा सकता था तथा उसके कमरे का एक दरवाज़ा घर के अंदर भी खुलता था, यानी मेन दरवाज़ा खोले बिना भी कोई घर के अंदर आ जा सकता था। जब 15 से 16 मई की रात सभी सो गए, इसी रात के अंधेरे में इस घर में कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और आज तक की सबसे अनसुलझी और रहस्यमय रात बनकर रह गया।
अब तारीख बदलकर हो चुकी थी 16 मई 2008। रोज की तरह घर की मेड भारती मंडल सुबह 6 बजे राजेश तलवार के घर काम करने के लिए आ चुकी थी। उसने रोज की तरह घर की बेल बजाई। राजेश तलवार के यहाँ नौकरी ज्वाइन किए हुए भारती को बस 6 दिन हुए थे। अब तक जब भी वो काम के लिए आती थी तो पहली बेल बजाते ही हेमराज दरवाज़ा खोलने आ जाता था, मगर आज भारती ने बेल बजाया तो कोई भी बाहर नहीं निकला। इसके बाद फिर से भारती ने दोबारा बेल बजाई, तब भी कोई नहीं निकला। हालांकि जब भारती ने तीसरी बार बेल बजाई तो नुपुर तलवार ने घर के अंदर की ओर खुलने वाला दरवाज़ा खोला और भारती से पूछा कि हेमराज कहाँ है। इस पर भारती ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। तब नुपुर ने कहा कि हो सकता है हेमराज दूध लेने गया हो और उसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया हो। नुपुर ने भारती से कहा कि तुम थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, जब हेमराज वापस आ जाए तो अंदर आ जाना। इस पर भारती ने कहा कि मुझे और भी जगह काम करने जाना है, मुझे देर हो जाएगी, इसलिए आप बालकनी से चाबी फेंक दो, मैं बाहर से दरवाज़ा खोल लेती हूँ। इसके बाद नुपुर तलवार घर के अंदर गई और फिर चाबी लेकर बालकनी में आई, जहाँ से उन्होंने चाबी नीचे फेंक दी। चाबी देने के बाद नुपुर ने भारती से यह भी कहा कि शायद दरवाज़ा लॉक नहीं है, बल्कि सिर्फ कुंडी लगी हुई है, फिर से चेक करो। वापस आकर भारती ने देखा तो सच में दरवाज़ा लॉक नहीं था, बल्कि सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। भारती को चाबी देने के बाद नुपुर ने हेमराज के मोबाइल पर फ़ोन किया, पर कुछ रिंग होने के बाद फ़ोन कट गया और अगले ही पल हेमराज का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। फिर दोबारा कभी फ़ोन ऑन भी नहीं हुआ और ना ही कभी वो फ़ोन मिला। जब तक नुपुर तलवार ने भारती को घर की चाबी दी और हेमराज को फ़ोन किया, तब तक घर के मुखिया राजेश तलवार भी सोकर उठ गए। राजेश तलवार अपने कमरे से उठकर जैसे ही बाहर हॉल में आए तो उनकी नज़र डाइनिंग टेबल पर रखे एक स्कॉच विस्की की बोतल पर पड़ी, जो पूरी तरीके से खाली थी। बोतल पर कुछ खून के निशान भी थे। बोतल देखकर राजेश तलवार चौंक गए तथा उन्होंने अपनी पत्नी नुपुर तलवार से पूछा कि आखिर यह बोतल किसने रखी। इस पर नुपुर भी थोड़ा चौंक गई और उन्होंने राजेश तलवार को कहा कि ज़रा एक बार तुम आरुषि का कमरा चेक तो करो। आरुषि के कमरे का दरवाज़ा ऐसा था जिसे बाहर से सिर्फ चाबी से ही खोला जा सकता था, जबकि अंदर की ओर से ही इसे केवल बिना चाबी के खोला जा सकता था। अक्सर रात में सोते समय नुपुर आरुषि का कमरा बाहर से लॉक कर दिया करती थी, मगर उसी समय राजेश तलवार ने देखा कि आरुषि के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है। कमरा खुला देखकर जैसे ही राजेश तलवार अंदर गए, अंदर का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और वो बेतहाशा चीखने लगे। आरुषि के बिस्तर पर चारों ओर खून ही खून था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, जबकि गर्दन पर गहरे जख्म के निशान थे। आरुषि मरी हुई पड़ी थी। राजेश की चीख सुनकर नुपुर तलवार भागते हुए कमरे के अंदर गई। वहाँ का नज़ारा देखकर नुपुर गहरे सदमे में चली गई और उसे समझ ही नहीं आया कि वह कैसे रिएक्ट करे, और उसने बिल्कुल चुप्पी साध ली। अब तक नौकरानी भारती भी बाहर का दरवाज़ा खोल चुकी थी और घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। जैसे ही भारती घर के अंदर आई, उसे नुपुर तथा राजेश की रोने की आवाज़ आई। उन दोनों को रोता देखकर भारती भी उसी कमरे की तरफ गई। भारती के कमरे में जाते ही नुपुर तलवार उसे लिपट कर रोने लगी और फिर नुपुर ने ही आरुषि के गर्दन पर रखे कम्बल को हटाकर भारती को आरुषि का कटा हुआ गला दिखाते हुए कहा, ये देखो क्या हो गया, हेमराज ने यह क्या कर दिया। नुपुर ने भारती को बताया कि हेमराज ने आरुषि की हत्या कर दी है और भाग गया है। भारती ने उन दोनों को शांत करने की कोशिश की, साथ ही उनसे पूछा कि क्या किसी को बुलाकर ले आए। इस पर नुपुर ने पड़ोसियों को बुलाने की इजाज़त दे दी। इसके बाद भारती भागते हुए घर के बाहर आई तथा उसने इसी जलवायु विहार अपार्टमेंट में रहने वाले अन्य लोगों को आरुषि की हत्या के बारे में बताया। खबर सुनकर बाकी लोग भी कमरे में जमा हो गए। इसी बीच किसी ने जलवायु विहार के सिक्योरिटी गार्ड वीरेंद्र सिंह को कहा कि पुलिस को फ़ोन कर दो। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस वालों ने देखा कि लगभग 15 लोग लिविंग रूम में खड़े थे, जबकि 5 से 6 लोग राजेश तथा नुपुर तलवार के कमरे में थे, जबकि आरुषि के कमरे में कोई नहीं था। जैसे ही पुलिस वाले वहां पर पहुंचे, राजेश तलवार ने पुलिस वालों को कहा, हेमराज ने ही आरुषि की हत्या की है और भाग गया है। आप जितनी जल्दी हो सके हेमराज को पकड़िए। जो कि हेमराज सच में गायब था। इसलिए पुलिस वालों को लगता है कि हेमराज ने शराब पी और फिर शराब के नशे में आकर वो आरुषि के कमरे में चला गया, जहां उसने आरुषि के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब आरुषि ने इसका विरोध किया तो हेमराज ने एक छड़ी से आरुषि की हत्या कर दी
और फिर भाग गया। इसके आधार पर हेमराज को आरुषि का हत्यारा मानते हुए पुलिस ने हेमराज पर 20,000 का इनाम भी रख दिया तथा पुलिस की एक टीम आनन फानन में हेमराज को पकड़ने के लिए नेपाल में उसके गांव के लिए भी निकल गई। इधर पुलिस की दूसरी टीम ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया और लगभग सुबह 8:30 बजे पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। पोस्टमार्टम होने के बाद लगभग 1 बजे फिर से आरुषि का शव उसके घर वालों को वापस दे दिया गया। लगभग 4 बजे के आसपास आरुषि का अंतिम संस्कार करने के लिए शव को पास के ही शमशान घाट में ले जाया गया। आरुषि का अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने आरोप लगाया कि राजेश तलवार आरुषि का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करना चाहते थे, जबकि राजेश तलवार का कहना था कि बड़े बुजुर्गों की राय थी कि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। लाश मिलने से लेकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तक इस घर में इतने ज़्यादा लोग आए कि क्राइम सीन पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। वहीं पुलिस की भी लापरवाही रही कि पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। इसका नतीजा यह रहा कि बहुत सारे अहम सबूत नष्ट हो गए। बेडशीट इत्यादि को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। इसके अलावा दीवार तथा विस्की की बोतल से भी खून के सैंपल इकट्ठे किए गए। वहीं पर घर के अंदर से फिंगरप्रिंट भी लिए गए। घर के अंदर जांच के दौरान पुलिस वालों की नज़र ऊपर जाती हुई सीढ़ी पर पड़ी, जिस पर कई जगह खून के निशान थे। फ्लोर पर भी कई जगह खून के धब्बे पड़े हुए थे। इन खून के धब्बों का पीछा करते हुए जब पुलिस ऊपर की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि छत पर जाने वाले दरवाज़ा बंद है। इस पर एक पुलिस वाले ने राजेश तलवार से छत पर लगे दरवाजे की चाबी मांगी। इस पर राजेश तलवार तुरंत घर के अंदर चले गए और काफ़ी देर तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। जब पुलिस वालों ने दोबारा छत की चाबी मांगी तो राजेश तलवार पुलिस वालों पर ये भड़क गए और कहने लगे कि आप यहाँ छत पर जाने में अपना समय बर्बाद मत करें, उधर कातिल कहीं दूर तक भाग जाएगा। राजेश तलवार की यह बात सुनकर वहाँ मौजूद पुलिस वालों ने छत पर जाने का इरादा बदल दिया और हेमराज को खोजने की कोशिश में काफ़ी तेज हो गई। उधर 17 मई 2018 को राजेश और नूपुर तलवार अपनी बेटी आरुषि तलवार की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार निकल गए। इधर 17 मई को भी पुलिस वालों का घर में आना जाना और जांच का सिलसिला जारी रहा। इसी बीच घर में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गौतम आए। वो क्राइम सीन का मुआयना करने जांच दल में शामिल एक पुलिस वाले की रिक्वेस्ट पर आए थे। जब के गौतम ने भी छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर खून के धब्बे देखे तो उन्होंने भी छत की चाबी खोजी। चाबी नहीं मिली तो अंत में लॉक तोड़ने का फैसला किया गया। इसी के बाद सुबह के लगभग 10:30 बजे छत पर जाने वाले दरवाजे का लॉक तोड़ा गया। जांच अधिकारी छत पर गए। यहाँ उन्होंने जो कुछ भी देखा वह देखकर हर कोई हिल गया था। यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी। इस लाश के गले पर भी ठीक वैसे ही निशान थे जैसे निशान आरुषि के गले पर थे। लाश देखते ही पुलिस वालों ने उसी समय घर में मौजूद राजेश तलवार के भाई को बुलाकर लाश की पहचान करने को कहा। इस पर वो नहीं पहचान पाया कि ये लाश किसकी है। इसके बाद हरिद्वार के लिए निकले हुए राजेश तलवार और नूपुर तलवार को भी फ़ोन किया गया और जल्द से जल्द वापस आने को कहा गया। वापस आकर राजेश तलवार से पूछा गया कि यह छत पर पड़ा हुआ शव किसका है। इस पर राजेश तलवार ने उसको पहचानने से मना कर दिया। पुलिस ने यह भी कहा कि क्या यहाँ हेमराज का शव है, तो इस पर राजेश ने कहा कि मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि यह हेमराज का शव है। इसके बाद पुलिस वालों ने हेमराज के कुछ दोस्तों को पहचान करने के लिए बुलाया गया और उन्होंने पहली नज़र में ही यह कन्फर्म कर दिया कि यह तो हेमराज का शव है। इसका मतलब जिस हेमराज को अब तक आरुषि का कातिल मानकर पुलिस ढूंढ रही थी, उसकी लाश खून में डूबी हुई छत पर कोने में पड़ी हुई थी। पुलिस के सामने यह पता लगाने की चुनौती थी कि आखिर इन दोनों का कत्ल किसने किया है। अब जांच कर रही पुलिस की टीम 2 भागों में बट गई थी। एक टीम ने अपने हिसाब से घर में मौजूद राजेश और नूपुर तलवार को शक के आधार पर पूछताछ करना शुरू कर दी और दूसरी टीम ने हेमराज के दोस्तों पर शक जताना जारी रखा। अब जांच कर रही पुलिस की टीम 2 भागों में बट गई। एक टीम ने अपने हिसाब से घर में मौजूद राजेश और नूपुर तलवार को इन दोनों का कातिल मानना शुरू कर दिया, जबकि पुलिस की एक टीम ने हेमराज के दोस्त पर शक जताते हुए अपनी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने हेमराज के दोस्त विष्णु शर्मा को सस्पेक्ट मानते हुए जांच आगे बढ़ाई। पहले विष्णु शर्मा ही राजेश तलवार के यहाँ काम किया करता था, मगर जब वह छुट्टी पर चला गया तो राजेश तलवार ने हेमराज को परमानेंट जॉब पर रख लिया था। विष्णु को जॉब से निकाल दिया था।
इसलिए पुलिस ने शक जताया कि नौकरी जाने की वजह से उसने शायद हेमराज की हत्या कर दी हो और इस हत्या को होते हुए आरुषि ने देख लिया होगा, इसलिए उसने आरुषि की भी हत्या कर दी। इसी के बाद पुलिस ने विष्णु शर्मा को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। मगर कुछ ही जांच के बाद कंफर्म हो गया कि हत्या वाली रात तो विष्णु शर्मा भारत में नहीं बल्कि नेपाल में था। मतलब अब तक 2 लोगों पर कातिल होने का शक जताया जा चुका था, जिसमें से एक खुद का कत्ल हो चुका था और दूसरा उस रात भारत में नहीं था, मतलब वह नेपाल में था। यानी पुलिस को अब नए कातिल की तलाश थी और अब पुलिस की टीम ने जिसे कातिल मानना शुरू कर दिया उस पर एक बार तो किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था। पुलिस की जांच अलग ही चल रही थी, दूसरी तरफ इस केस को ज़बरदस्त मीडिया कवरेज मिल रही थी और दिन रात प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक आरुषि की ही खबरें चला रहा था। उन खबरों में कुछ न्यूज़ चैनल पर आरुषि के माता पिता पर ही शक जताया गया। बस यहीं से पुलिस को भी एक नया सस्पेक्ट मिल गया था और पुलिस ने 23 मई 2008 को आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार को पहली बार पूछताछ के लिए पुलिस लाइन एरिया में बुलाया। यहाँ से राजेश को लोकल मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया, फिर यहाँ से उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसी के बाद पुलिस ने आरुषि हेमराज हत्याकांड के सिलसिले में पहली बार डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें एक ऐसा खुलासा किया गया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुरुदर्शन सिंह ने 23 मई को दावा किया कि पूछताछ में खुलासा हुआ है कि राजेश तलवार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नीता दुर्रानी के साथ चल रहा था। इस बात की जानकारी आरुषि के एक दोस्त अनमोल ने आरुषि को दी थी। इस पर आरुषि अपने पिता से नाराज हो गई थी और उसने इस पर ऑब्जेक्शन किया था। पुलिस के मुताबिक पिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आरुषि पर काफ़ी बुरा असर हुआ था और उसने खुद को घर में कैद कर लिया था। यहाँ तक कि वो कथित तौर पर हेमराज के साथ यौन रिलेशनशिप में आ गई थी। इसी के बाद 15 मई 2008 की रात जब राजेश तलवार सोने चले गए तब आरुषि के कमरे में हेमराज आ गया। जब दोनों संबंध बना रहे थे तभी राजेश तलवार किसी काम से कमरे से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने आरुषि का कमरा थोड़ा खुला हुआ देखा। इस पर वो अंदर चले गए जहां उन्होंने देखा कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं। यह देखकर राजेश तलवार को गुस्सा आ गया और उन्होंने हेमराज को मारना शुरू कर दिया और मारते हुए उसे छत पर ले गए, जहां फिर उसके सिर पर किसी भारी चीज़ से वार किया और फिर अपने सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट दिया और छत के दरवाजे को बंद कर दिया। फिर राजेश तलवार नीचे गए, उन्होंने काफ़ी अधिक मात्रा में शराब पी और फिर कमरे में जाकर अपनी बेटी की भी हत्या कर दी। यह शब्द हमारे नहीं है, बल्कि यह दावा पहली बार पुलिस की ओर से किया गया था। इस बयान के बाद पुलिस पर आरुषि के चरित्र हनन का आरोप लगा और पुलिस की बहुत ज़्यादा खिंचाई होने लगी। इसी के बाद पुलिस वालों ने अपना बयान बदलते हुए यह दावा किया कि आरुषि का अपने माता पिता राजेश तलवार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल गया था तथा वह अपने पिता को ब्लैकमेल करने लगी थी, जिससे राजेश तलवार को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में आकर अपनी बेटी की हत्या कर दी। राजेश को ऐसा करते हुए हेमराज ने देख लिया था। बस उसी गवाह को मिटाने के लिए राजेश ने हेमराज की भी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोप लगाया कि दोनों की हत्या के बाद सबूत मिटाने में राजेश तलवार की पत्नी नुपुर तलवार ने भी अपने पति का साथ दिया। इसी के बाद जांच आगे बढ़ती रही। मामले की गर्माहट को देखते हुए केस 1 जून 2008 को सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने जैसे ही केस अपने हाथ में लिया तो जांच का रुख ही बदल गया। शुरुआती जांच में ही सीबीआई टीम को कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे उनका शक अब राजेश तथा नुपुर तलवार से हटकर राजेश तलवार की क्लिनिक पर काम करने वाले कृष्णा राय पर चला गया। दरअसल जांच पड़ताल के दौरान सीबीआई टीम को पता चलता है कि आरुषि की हत्या से ठीक 2 दिन पहले क्लिनिक पर काम करते समय कृष्णा ने कुछ गलती कर दी थी। इस पर राजेश तलवार ने कृष्णा को बुरी तरह से डांट लगाई। इसी के बाद एक दिन कृष्णा ने हेमराज से कहा कि मैं राजेश को बहुत जल्द सबक सिखाऊंगा। यह बात राजेश तलवार के ड्राइवर उमेश शर्मा ने सुनी थी। इसी की गवाही के बाद पुलिस ने शक के आधार पर 7 जून 2008 को कृष्णा को हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी। जैसे ही सीबीआई की टीम कृष्णा के कमरे की तलाशी लेने गई तो वहां उन्हें एक तकिए का कवर मिला जिस पर खून के कुछ निशान थे। इसके अलावा कमरे से एक ट्राउज़र भी बरामद हुआ जिस पर खून के कुछ निशान थे। यह चीज़ इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि शायद अब असली कातिल पकड़ा गया है। इसी के बाद
पुलिस ने कृष्णा का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। फिर 9 जून 2008 को एम्स दिल्ली में इसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया गया। फिर 12 जून को कृष्णा का नार्को टेस्ट भी किया गया। नार्को टेस्ट तथा पॉलीग्राफ टेस्ट के आधार पर 13 जून 2008 को सीबीआई की टीम ने कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। नार्को टेस्ट के दौरान कृष्णा ने अपने दोस्त राजकुमार का नाम भी लिया था। राजकुमार राजेश तलवार के दोस्त के यहाँ घरेलू नौकर के तौर पर काम करता था। राजकुमार का नाम आते ही 23 जून को पुलिस ने राजकुमार को भी हिरासत में ले लिया और फिर उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ब्रेन मैपिंग तथा नार्को टेस्ट किया गया और इन सभी के आधार पर राजकुमार को 27 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। यह आरुषि हेमराज कत्ल में दूसरी गिरफ्तारी थी। सीबीआई ने तीसरी गिरफ्तारी 30 जून 2008 को विजय मंडल और शंभू के रूप में की। विजय मंडल आरुषि तलवार के पड़ोसी पुनीत टंडन के यहाँ काम करता था। अब तक पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। यह इत्तेफाक था कि यह तीनों ही नेपाली थे और आसपास रहते हुए नोएडा में ही काम कर रहे थे। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद लंबी पूछताछ की जाती है और फिर सीबीआई प्रमुख अरुण कुमार की ओर से 11 जुलाई 2008 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें कई चौंकाने वाले दावे किए जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण कुमार दावा करते हैं कि सीबीआई को राजेश तलवार तथा नुपुर तलवार के खिलाफ एक भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने हेमराज या फिर आरुषि की हत्या की हो। 20 जून 2008 को राजेश तलवार का पहला तथा 25 जून को आरुषि की मां नुपुर तलवार का दूसरा लाइव डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है। दूसरी तरफ सीबीआई ने यह जानकारी दी कि कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल ही फिलहाल प्राइम सस्पेक्ट हैं। दावा यह भी किया गया है कि इन तीनों में से 2 लोगों ने आरुषि और हेमराज की हत्या की बात भी कबूल कर ली है। कृष्णा, राजकुमार और शंभू से पूछताछ के आधार पर सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरुषि और हेमराज की हत्या के कुछ संभवित कारण भी बताए। हत्या के प्राइम सस्पेक्ट में से एक राजकुमार के पॉलीग्राफ टेस्ट तथा नार्को टेस्ट के मुताबिक हत्या वाली रात यानी 15 मई 2008 को हेमराज ने राजकुमार, कृष्णा और विजय मंडल को अपने कमरे में पार्टी के लिए बुलाया था। यहाँ चारों बैठकर शराब पीने लगे। यहीं पर एक बार फिर से कृष्णा ने पिछले दिनों राजेश तलवार द्वारा की गई अपनी बेइज्जती के बारे में बात की और कहा कि मैं इसका बदला राजेश तलवार से जरूर लूँगा। राजकुमार के बयान के मुताबिक जब कृष्णा राजेश तलवार के खिलाफ ये बातें कर रहा था तो यह सभी बातें आरुषि ने सुन ली। आरुषि ने इन लोगों से कहा कि मैं इस बारे में अपने पिता से तुम्हारी शिकायत करूँगी। इस पर कृष्णा को गुस्सा आ गया और उसने अपने पास में रखी छड़ी निकालकर आरुषि के कमरे में जाकर उसकी हत्या कर दी। आरुषि की हत्या करने के बाद कृष्णा भागने लगा, जिस पर हेमराज ने उसे पकड़ने की कोशिश की। इस पर कृष्णा का साथ देने के लिए राजकुमार भी उसके साथ आ गया और दोनों खींचते हुए हेमराज को छत पर ले गए और फिर वहाँ हेमराज की हत्या कर दी। छत से लगे दरवाजे को बंद करके वह भाग गए। हत्या के दूसरे प्राइम सस्पेक्ट कृष्णा के बयान के मुताबिक शराब पीने के बाद कृष्णा और राजकुमार एक साथ आरुषि के कमरे में दाखिल हुए, जहां राजकुमार ने आरुषि के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। आरुषि ने अपने बीच बचाव में हाथ पैर चलाना शुरू कर दिए। इस पर कृष्णा ने अपनी छड़ी निकालकर आरुषि की हत्या कर दी। इन दोनों को यह सब करते हुए हेमराज ने देख लिया था, इसलिए कृष्णा और राजकुमार हेमराज को खींचकर छत पर ले गए और फिर वहीं उसकी हत्या कर दी। यह तो कृष्णा का पहला वाला बयान था। जब दोबारा उसका नार्को टेस्ट किया गया तो कृष्णा के दूसरे बयान के मुताबिक पीने के बाद राजकुमार और विजय मंडल आरुषि के कमरे में चले गए, जहां इन दोनों ने आरुषि के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब आरुषि ने इसका विरोध किया तो शंभू मंडल ने सीधे आरुषि के सिर पर जोरदार वार किया। इसके बाद राजकुमार ने खुरकी से आरुषि की हत्या कर दी। इसके बाद कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल तीनों मिलकर हेमराज को अपने साथ लेकर छत पर चले गए और वहां पर भी उसे मारकर भाग गए। जब तीसरी बार कृष्णा से पूछताछ की गई तो उसके मुताबिक सबसे पहले राजकुमार आरुषि के कमरे की तरफ चल पड़ा और उसके पीछे पीछे कृष्णा और विजय मंडल भी आ गए। राजकुमार ने पहले आरुषि के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। जब आरुषि ने इसका विरोध किया तो कृष्णा ने अपने पास रखी खुरकी निकालकर आरुषि का गला काट दिया। कृष्णा को यह सब करते हुए हेमराज ने देख लिया और वह कहने लगा कि मैं इसके बारे में राजेश तलवार को सब बता दूंगा। इस पर वह तीनों हेमराज को छत पर लेकर जाते हैं और वहां अपनी खुरकी से उसका गला काट देते हैं।
इसी के बाद 12 जुलाई 2008 को राजेश को बेल मिल जाती है तथा उन्हें लगभग 50 दिन बाद जेल से रिहा कर दिया जाता है। दूसरी तरफ राजकुमार, कृष्णा और विजय मंडल के खिलाफ जांच आगे बढ़ाई जाती है। सीबीआई की टीम ने तीनों नौकरों को कातिल मानते हुए जांच आगे बढ़ाई। आगे की जांच में कृष्णा के मकान मालिक ने गवाही दी कि 15 मई की रात तो कृष्णा उनके घर पर ही था और रात में भी कई बार उन्होंने उसे घर पर ही देखा। दूसरी तरफ हत्या के दूसरे प्राइम सस्पेक्ट विजय मंडल के मालिक ने जांच कर रही टीम के सामने गवाही दी कि उन्होंने भी विजय मंडल और शंभू को 15 मई की रात अपने घर पर ही देखा था और वह कहीं पर भी बाहर नहीं गया। तीसरे प्राइम सस्पेक्ट राजकुमार के एम्प्लॉयर अनीता दुर्रानी ने गवाही दी कि राजकुमार 15 मई की रात लगभग 12:30 तक उनके घर के अंदर ही था। जलवायु विहार अपार्टमेंट में कम से कम उस समय 6 गार्ड तैनात थे। आश्चर्य की बात यह है कि इन गार्ड में से किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उस रात राजकुमार, कृष्णा या विजय मंडल में से कोई भी इस अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था। इतना ही नहीं, जब जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि इन तीनों में से किसी के भी डीएनए सैंपल राजेश तलवार के घर से बरामद की गई चीज़ों से मैच नहीं हुए हैं। इतना ही नहीं, इन तीनों के फिंगरप्रिंट भी राजेश तलवार के घर से कहीं नहीं मिले। इसके अलावा सीबीआई की टीम ने कृष्णा के पास से जो कुकरी बरामद की और उस पर खून के जो निशान होने का दावा किया गया था, वो खून इंसानों का था ही नहीं। मामला जब और आगे बढ़ा तो दावा किया गया कि सीबीआई की टीम ने जोर जबरदस्ती करते हुए इन तीनों नौकरों को आरुषि और हेमराज की हत्या करने वाली बात कबूल करने पर मजबूर किया था। नार्को टेस्ट में जो भी बातें तीनों ने कही थी, कथित तौर पर वो सभी कहानी पहले से ही इन तीनों के दिमाग में बिठाई गई थी। अभी जांच चल ही रही थी कि सितंबर 2008 में अब तक आरुषि हेमराज हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई की टीम को हटाकर इस केस की जांच सीबीआई की नई टीम के हाथों में दे दी गई। सीबीआई की पुरानी टीम जिन तीनों को अब तक प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए जांच कर रही थी, उन तीनों को सितंबर 2008 में सबूत की कमी होने की वजह से रिहा कर दिया गया था। जेल से छूटने के बाद प्राइम सस्पेक्ट में से एक विजय मंडल ने दावा किया कि सीबीआई ने उन्हें दिमागी और शारीरिक तौर पर काफ़ी टॉर्चर किया था। सीबीआई की नई टीम ने फिर से नए सिरे से जांच करनी शुरू कर दी और पूछताछ की शुरुआत आरुषि के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से की गई। पूछताछ के दौरान डॉक्टर सुनील दोहरा तथा डॉक्टर नरेश राज कुछ नया खुलासा करते हुए नजर आए। आरुषि के पोस्टमार्टम के दौरान उन्होंने देखा कि आरुषि के हाईमेन क्षतिग्रस्त था। ऐसा लग रहा था कि आरुषि के मरने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से साफ किया गया था। दूसरी तरफ डॉक्टर नरेश राज ने सीबीआई के सामने गवाही दी कि हेमराज के सूजे हुए प्राइवेट पार्ट इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि अंतिम समय में हेमराज यौन इंटरकोर्स में शामिल था। फिर अक्टूबर 2009 में क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया गया और सीबीआई की नई टीम ने दावा किया कि आरुषि के कमरे की जो हालत लोगों ने हत्या के बाद देखी थी, दरअसल वो बनाई गई थी। यानी हत्या करने के बाद चीज़ों को अपने हिसाब से सही किया गया और फिर लोगों को आरुषि की हत्या की खबर दी गई। जांच में यहाँ भी खुलासा हुआ कि जिस समय आरुषि का पोस्टमार्टम हो रहा था, उसी समय आरुषि के पिता यानी राजेश तलवार ने अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया जिसकी जान पहचान एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से थी। फिर वह रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर उन डॉक्टरों को फ़ोन करते हैं जो आरुषि का पोस्टमार्टम कर रहे थे। कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर राजेश तलवार यह नहीं चाहते थे कि जो भी आरुषि का पोस्टमार्टम कर रहे हैं डॉक्टर, वो अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र करें कि आरुषि का रेप हुआ है या उसके प्राइवेट पार्ट में किसी टाइप का सीमेन मिला है। सीबीआई की नई टीम ने आरुषि तलवार के सर पर लगे चोट की एनालिसिस करते हुए यह अंदाज़ा लगाया कि ये चोट हो ना हो गोल्फ क्लब से की गई है, क्योंकि इंजरी एक ट्रायंगल शेप में थी। जांच के दौरान पुलिस ने राजेश तलवार के घर से गोल्फ क्लब का एक पूरा सेट भी बरामद किया, जिसमें से सीबीआई की ओर से दावा किया गया था कि गोल्फ क्लब नंबर 5 से आरुषि तथा हेमराज के सर पर वार किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि उस गोल्फ क्लब पर किसी तरह के ब्लड सैंपल नहीं मिले, ना ही वहां से कोई डीएनए या फिर कोई बायोलॉजिकल एविडेंस भी बरामद नहीं किया जा सका। बाद में उन गोल्फ क्लब को कुछ विशेषज्ञों के पास भेजा गया तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि मौजूदा सभी गोल्फ स्टिक्स में से एक स्टिक्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि हाल ही में उसे काफ़ी अच्छे से साफ किया गया है, जिससे उसमें मौजूद सारे एविडेंस मिट गए होंगे।
इसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और 18 मई से 19 मई के बीच 2010 में एक बार फिर राजेश तलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। सभी पूछताछ तथा लंबी जांच के बाद भी सीबीआई टीम को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। इसी के आधार पर 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई की नई टीम ने कोर्ट में इस केस को बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। सीबीआई टीम ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में तीनों नौकरों को बेगुनाह बताया। अपनी क्लोजिंग रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि हेमराज का कत्ल आरुषि के कमरे में हुआ था। हेमराज के ब्लड सैंपल भी कहीं भी आरुषि के कमरे में नहीं मिले। हेमराज के ब्लड सैंपल भी आरुषि के कमरे में नहीं मिले। इसके अलावा राजेश या नूपुर के कपड़ों से भी हेमराज के सैंपल नहीं मिले। सीबीआई टीम को हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी कभी नहीं मिले। हालांकि रिपोर्ट में सीबीआई ने दावा किया कि जैसे कट आरुषि और हेमराज के गले पर था, उसे देखते हुए लग रहा था कि किसी प्रोफेशनल ने सर्जिकल ब्लेड से ही किया है। चूँकि राजेश तलवार और नूपुर तलवार डॉक्टर थे, संभावनाएं जताई गई कि उन्होंने ही सर्जिकल ब्लेड से इन दोनों का गला काटा है। राजेश और नूपुर की बेगुनाही की सबसे बड़ी वजह यह भी रही कि किचन में जो शराब की बोतल रखी थी, उस पर जो फिंगरप्रिंट और जो खून के निशान मिले, वो ना तो पहले के 3 प्राइम सस्पेक्ट से मैच हुए और ना ही राजेश और नूपुर के सैंपल से मैच हुए। इसके अलावा पूरे केस में हत्या के क्लियर कट मोटिव का भी पता नहीं चल पाया। इन सभी के आधार पर सीबीआई ने कोर्ट से इस केस को बंद करने की अपील की। इस क्लोजिंग रिपोर्ट में राजेश तलवार पर जो उंगली उठाई गई थी, उससे राजेश तलवार खुश नहीं थे और वो खुद पर की गई सीबीआई की टिप्पणी के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। राजेश तलवार का यह कदम कुछ हद तक उनके लिए आत्मघाती साबित हुआ, क्योंकि वो कोर्ट में बेगुनाह साबित होने गए थे। मगर वह दाव उन पर उल्टा पड़ गया और एक बार फिर से केस की जांच शुरू हुई। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में बदलकर राजेश और नूपुर तलवार पर ही मामला दर्ज करते हुए फिर से जांच करने के आदेश दिए। कोर्ट का मानना था कि राजेश और नूपुर तलवार पर मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत है। अब इस नई जांच के बाद सीबीआई ने आरुषि हेमराज की हत्या की नई थ्योरी पेश की। सीबीआई के मुताबिक 15 से 16 मई की रात राजेश तलवार जब अपने कमरे में सो रहे थे तो उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वो अपने कमरे से बाहर आए और हेमराज के कमरे की तरफ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि कमरे में कोई नहीं है। फिर उन्होंने ध्यान दिया तो उन्हें एहसास हुआ कि आवाज़ तो आरुषि के कमरे से आ रही है। इसी के बाद उन्होंने हेमराज के कमरे में रखे एक गोल्फ स्टिक को अपने हाथ में लिया और दौड़ते हुए आरुषि के कमरे में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि आरुषि और हेमराज एक ही बिस्तर पर हैं। हेमराज और आरुषि को इस हालत में देखकर राजेश तलवार बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने पूरी ताकत से गोल्फ स्टिक हेमराज के सर पर दे मारी। पहली बार लगते ही हेमराज लड़खड़ा गया। अगले ही पल जब राजेश तलवार ने दूसरी बार गोल्फ स्टिक चलाई, तब तक हेमराज वहाँ से नीचे गिर गया था और वो स्टिक गलती से आरुषि के सर पर लग गई, क्योंकि दोनों के ही सिर पर काफ़ी तेज वार किया गया था। उन्होंने देखा कि आरुषि और हेमराज मर गए हैं। यहाँ पर नूपुर तलवार के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने अब पति के साथ मिलकर पहले हेमराज के शव को एक चादर में लपेटा और ले जाकर छत पर रख दिया। यहीं पर हेमराज के गले को सर्जिकल ब्लेड से काट दिया और छत के दरवाजे को लॉक कर दिया। इसके बाद फिर वो नीचे आए, जहाँ उन्होंने आरुषि के गले को भी काट दिया और फिर कथित तौर पर आरुषि की माँ नूपुर ने आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरीके से साफ़ किया और उसके कपड़े भी ठीक किए और फिर राजेश ने आरुषि के गले को भी कट कर दिया ताकि उसे हत्या का रूप दिया जा सके। इसके बाद राजेश और नूपुर ने मिलकर खून के निशान को वहाँ से मिटाना शुरू कर दिया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए गोल्फ स्टिक को भी छुपाया और सभी संभावित सबूत को वहाँ से हटा दिया। इसके बाद फिर राजेश तलवार अपने कमरे से बाहर निकल कर आए और घर में दाखिल होने वाले दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया और हेमराज के कमरे से होते हुए फिर घर के अंदर आ गए ताकि सुबह यह बताया जा सके कि किसी ने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया है। इसके बाद राजेश तलवार ने घर में रखी स्कॉच विस्की पी और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। फिर सुबह घर में मेड आई और यहीं से सब कुछ प्लान के मुताबिक आगे बढ़ता चला गया। सीबीआई के पेश किए गए सबूत को कोर्ट में सही मानते हुए 25 नवंबर 2013 को राजेश और नूपुर तलवार को आरुषि तथा हेमराज की हत्या का दोषी करार दिया गया। इसके अलावा इन दोनों को सबूत से छेड़छाड़ करने, जांच को गलत दिशा में ले जाने
तथा गलत FIR दर्ज करवाने का भी दोषी पाया गया। दोषी पाए जाने के बाद 26 नवंबर 2013 को आरुषि और हेमराज की हत्या के जुर्म में राजेश तलवार और नुपुर तलवार को कोर्ट की ओर से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। कुछ महीने जेल में गुजारने के बाद जनवरी 2014 में राजेश और नुपुर तलवार ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद कोर्ट में अपील कर दी। 12 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए राजेश और नुपुर तलवार को आरुषि और हेमराज की हत्या के आरोप से मुक्त करते हुए जेल से रिहा कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने CBI को फटकार लगाते हुए कहा कि CBI सही तरीके से जांच करने में असफल रही तथा केवल अपने द्वारा गढ़ी हुई थ्योरियों के आधार पर राजेश और नुपुर तलवार को दोषी करार दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद राजेश और नुपुर तलवार को जेल से बाहर आ गए। वैसे 8 मार्च 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को CBI ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब आरुषि तलवार के पिता राजेश तथा नुपुर तलवार इस केस में पीड़िता या फिर गवाह है या फिर हत्यारे हैं, वह तो समय ही बताएगा। कुल मिलाकर वर्षों पहले सवालों के साथ इस केस की शुरुआत हुई थी, जो आज भी उसी सवाल पर अटकी हुई है कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की और क्यों की थी। क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है, इस मामले पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं देंगे। इस केस का सच जो भी है वो बाहर आना चाहिए और आरुषि तथा हेमराज को इंसाफ मिलना चाहिए। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सकें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।